नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.पी. तिवारी, एमडी मेडिसिन। आज बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक यानी पैरालिसिस, जिसको ब्रेन अटैक भी कहते हैं। इस बीमारी के बारे में डिस्कस करने के लिए उसके पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो का उद्देश्य आम पब्लिक को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना है। इसके साथ ही जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं, उनके अंदर ही अवेयरनेस लाने की कोशिश है कि किन मरीजों को कब और कहाँ दिखलाया जाना है और उसमें क्या बेसिक उपचार है जो किया जा सकता है। निश्चित तौर पे जो सोफिस्टिकेटेड केसेज हैं, जो कॉम्प्लेक्स केसेज हैं, उनको न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन्स के पास भेजना आवश्यक है और आईसीयू मॉनिटरिंग के साथ उनका ट्रीटमेंट होना आवश्यक है। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जो आम जन तक होनी चाहिए, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को जानना चाहिए, जो मेडिकल पैरामेडिकल पर्सनल्स को जानना चाहिए, वो उनके बारे में बताना चाहूँगा। स्ट्रोक का मतलब है कि ब्रेन की नसों में ब्लॉकेज का आ जाना। या तो 3 तरह का स्ट्रोक रहता है। या तो ब्रेन की नस में ब्लॉकेज हो सकता है, क्लॉट जम गया, उसको ब्रेन इन्फॉक्शन कहते हैं, इस्चेमिक एरिया हो जाता है, उसको ब्रेन इन्फॉक्ट कहते हैं। दूसरा होता है ब्रेन की नस का फट जाना। नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.पी. तिवारी, एमडी मेडिसिन। आज की चर्चा में बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। ब्रेन स्ट्रोक यानी पैरालिसिस यानी लकवा या ब्रेन अटैक। ब्रेन स्ट्रोक मुख्य रूप से 3 तरह के रहते हैं। पहला होता है जिसमें ब्रेन की नसों की खून की सप्लाई क्लॉट जमा हो जाने की वजह से रुक जाती है। कोई ब्रेन में क्लॉट जम गया ब्रेन की नसों में, उसकी वजह से उसके आगे का एरिया इन्फॉक्ट हो जाता है, डेड हो जाता है और उसकी वजह से लकवा के लक्षण आ जाते हैं। नंबर 2, ब्रेन की कोई भी नस के फट जाने से, हेमरेज हो जाने से लकवा के लक्षण आ जाते हैं। और नंबर 3, ब्रेन की नसों के क्षणिक सिकुड़ जाने से, जिसको TIA बोलते हैं, मिनी स्ट्रोक बोलते हैं, जो अपने आप बीच में रिकवर भी हो जाता है, जल्दी रिकवर हो जाता है। ये 3 तरह के स्ट्रोक रहते हैं। यदि ब्रेन के स्ट्रोक होने के कारणों में जाएं तो मुख्य कारण तो इसका हाई BP का होना, हाई ब्लड प्रेशर का होना, डायबिटीज़ का होना, देन ओबेज पर्सनालिटी, ओबेज वज़न का बढ़ जाना, हाई कोलेस्ट्रॉल का होना, डिसलिपिडीमिया, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड, डिहाइड्रेशन का हो जाना, सीडेंट्री हैबिट्स रहना, ज़्यादा चलना फिरना नहीं, कुछ ऐसी बीमारियां हो जाना जिनमें शरीर की नसें सिकुड़ जाती हैं, तो ऐसी नसों में ब्लॉकेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कुछ ऐसे कारणों का होना जिसमें शरीर के अंदर क्लॉट्स बनते ही रहते हैं, तो बार बार क्लॉट जा कर के कहीं भी ब्लॉकेज कर सकते हैं। कुछ ऐसी दवाइयों का उपयोग होना जो एम्बोलिज्म या क्लॉटिंग बढ़ाती हैं। फिर ब्लड का थिक हो जाना, गाढ़ा हो जाना, किसी वजह से गाढ़ा ब्लड रहेगा तो कभी भी ब्लॉक हो सकता है। इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट लक्षण हैं जिनकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा होता है। ब्रेन स्ट्रोक एक बहुत सीरियस बीमारी है और आज की डेट में हार्ट अटैक के साथ साथ ब्रेन अटैक या ब्रेन हेमरेज के केसेस मॉर्टेलिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। मतलब एक तरह से माने तो अधिकतर डेथ्स या तो हार्ट अटैक से होती हैं या ब्रेन अटैक या ब्रेन हेमरेज से होती हैं। तो इस बीमारी को एड्रेस करना अति आवश्यक है। अब यदि किसी व्यक्ति को लकवा के लक्षण आ गए, कोई व्यक्ति एकदम से बेहोश हो गया, उसके हाथ पैर सुन्न हो गए, एक तरफ का लकवा हो गया, दोनों तरफ का लकवा हो गया,
चारों हाथों का लकवा हो गया, दोनों पैरों का लकवा हो गया, इस तरह से चेहरे का लकवा हो गया। इस तरह से कई तरह के लकवे हो सकते हैं। और लकवा होने में एकदम से भगदड़ मच जाती है, घर के लोग एकदम परिजन विचलित हो जाते हैं, अब करें तो क्या करें, करें तो क्या करें। तो ऐसी परिस्थिति में ध्यान रखें, अपने पास समय बहुत कम रहता है। आजकल के बेहतर उपचार के लिए मरीज को 2 घंटे के अंदर फैसिलिटी में पहुंचना बहुत आवश्यक है। ऐसी न्यूरोलॉजी फैसिलिटी में जहां पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, डॉक्टर्स न्यूरोलॉजिस्ट उपलब्ध है, सीटी स्कैन उपलब्ध है, जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। ऐसी जगह में जाना अति आवश्यक है। लकवा होने के बाद मरीज का टाइम अननेसेसरी ट्रीटमेंट में या प्राथमिक उपचार में वेस्ट नहीं करना चाहिए। गांव देहात में कहीं पर किसी को लकवा मार दिया तो प्रायः लोग सोचते हैं कि यहीं के बगल के डॉक्टर को दिखा लें। स्वाभाविक है, वो प्राइमरी फिजिशियन रहता है, उसके पास इतनी सुविधाएं नहीं रहती और कई बार वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बिना जांच कराए पता चला कि लकवा क्लॉटिंग की वजह से हुआ है। एक डॉक्टर ने सामान्य सी दवाई एस्पिरिन की दे दी कि हाँ भाई ये क्लॉट घुल जाएगा, और उसको हैमरेज रहा, वो और ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी। तो ये उपचार न करने से बेहतर है कि उपचार न किया जाए और सीधे उसको फैसिलिटी में पहुँचाने की कोशिश की जाए। तो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि यदि किसी को लकवा मारता है तो तुरंत उसको बेहतर से बेहतर जगह में चेकअप के लिए ले जाना चाहिए। और उस ग्रेडिंग से न्यूरोलॉजिस्ट की सुविधा है तो ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं तो हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में या फिजिशियंस के पास जो ये केसेस डील करते हैं तो उनके पास अर्जेंटली ले जाएं, तो उन्हें कोई ना कोई तरीका वो ऐसा बता देंगे जिससे आपका काम या तो अपने सेटअप में करने की कोशिश करेंगे या ऐसी जगह हॉस्पिटलाइज कराने की कोशिश करेंगे कि उनका बेहतर से बेहतर उपचार हो सके। अब किसी भी लकवा के मरीज में क्या क्या देखना चाहिए? इसमें कुछ ऐसे लक्षण जो लकवा की संकेत देते हैं। एक इसका निमोनिक है बी फास्ट, BEBFAST फास्ट। इसका क्या मतलब है? बी फास्ट में बी का मतलब होता है बैलेंस डिसऑर्डर, बैलेंसिंग गड़बड़ाएंगे। यदि उनको चलने के लिए बोले तो लड़खड़ाता हुआ चलेगा, सीधा चल नहीं पाएगा, बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। ई का मतलब आइज से है, आँखों में कुछ धुंधलापन दिखेगा, डबल दिखेगा, आँख खोल नहीं पाएगा, तिरछा देखेगा, इस तरह से आँख की समस्याएं हो सकती हैं। तीसरा होता है फास्ट का एफ का मतलब है फेस में गड़बड़ी दिखेगी, चेहरे में तिरछापन हो जाएगा, आँख खुली रह जाएगी, बंद नहीं हो पाएगी, तिरछापन हो जाएगा, पानी नहीं पी पाएगा, निगल नहीं पाएगा, खाना नहीं खा पाएगा, बोलने में आवाज़ बदल सकती है। इस तरह से ये चेहरे के लक्षण है फेस। फिर ए का मतलब होता आर्म। कोई भी आर्म मतलब लकवा अधिकतर क्या होता है कि या तो केवल हाथ भर में हो या चेहरे और हाथ में हो सकती है, या चेहरा हाथ पैर दोनों में हो सकती है, या चारों तरफ भी हो सकती है। तो ये पैरालिसिस। तो पैरालिसिस में पहले चेहरे में और आर्म में यदि पैरालिसिस, आर्म देखना है, सेम साइड की आर्म या अपोजिट साइड की आर्म, उसमें भी यदि लकवा है या उसकी ताकत कम हो गई है तो वो इंगित करता है कि इसको पैरालिसिस हो गई। तो ये उसके बाद देखते हैं स्पीच, उसकी आवाज़ तो नहीं बदल गई है। और लास्टली टाइम का मतलब है जितना फास्ट उस मरीज़ को हॉस्पिटल पहुंचा सके कोशिश करना चाहिए। टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 4 घंटे के अंदर इसमें थ्रोम्बोलिसिस की जाती है। उस थ्रोम्बोलिसिस से पहले जांच भी कराया जाना है, इन्वेस्टिगेशन भी कराए जाने हैं, डॉक्टर को देख भी लेना, मरीज़ को भर्ती भी हो जाते हैं। इतना लिमिटेड टाइम है कि उसके लिए मरीज़ को जल्द से जल्द फैसिलिटी में पहुंचाना अति आवश्यक है। नमस्कार। अब यदि मरीज फैसिलिटी पे पहुंच गया, किसी व्यक्ति को लकवा हो जाता है, मरीज के परिजन उस व्यक्ति को लेकर के अर्जेंटली या तो हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। डॉक्टर जल्दी से एग्जामिनेशन करके बी फास्ट देख करके सभी चीज़ों को देख करके इस निर्णय में पहुंचता है कि इसको लकवा हो गया।
तो उस मरीज का एग्जामिन करने के बाद तुरंत हॉस्पिटलाइज कराना आवश्यक है। इसमें परिजनों को भी बड़ी भूमिका निभानी चाहिए और कभी भी आनाकानी नहीं करना चाहिए, बल्कि मरीज को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में भर्ती कराने की कोशिश करना चाहिए। डॉक्टर को तुरंत उसकी सभी जांचें, जितनी भी आवश्यक जांचें हैं, उनको करवा करके सीटी स्कैन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, सभी आवश्यक जांचों की पूर्ति कर करके जैसे ही सीटी स्कैन की रिपोर्ट आती है, और अर्जेंटली सीटी स्कैन की रिपोर्ट ना भी आए, फिल्म देख करके डिसीजन ले लेना चाहिए कि इसको इन्फार्क्ट है या हेमरेज है, क्योंकि ये इस डायग्नोसिस के बाद ही पेशेंट को थ्रोम्बोलिसिस दी जा सकती है। लकवा का मरीज जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचता है तो कुछ जांचें तुरंत ही करना बहुत आवश्यक है, खासकर ब्लड शुगर, क्योंकि इन मरीजों को हाइपोग्लाइसीमिया के मरीज लकवा से बहुत मिलता जुलता रहता है और एकदम से मरीज बेहोशी हालत में आते हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट न करते हुए सबसे पहले ब्लड शुगर कर लेना चाहिए। यदि ब्लड शुगर लेवल कम है तो उसका इलाज तुरंत करने में लकवा में एकदम से सुधार आ जाता है। तो ध्यान रहे, किसी भी लकवा के मरीज को, चाहे वो जहाँ भी जाए, नंबर 1 में ब्लड शुगर की जांच अवश्य कराना चाहिए, या तो घर पे या प्रैक्टिशनर के पास, या यदि अस्पताल पहुँच गए तो अस्पताल में नंबर 1 जांच जो होनी चाहिए वो ब्लड शुगर की होनी चाहिए और तुरंत उसका इलाज करा लेना चाहिए। लकवा के मरीजों में जांचों में सर्वप्रथम अर्जेंट ब्लड शुगर, उसके अतिरिक्त CBC, LFT, KFT, इलेक्ट्रोलाइट, ECG और CT स्कैन ब्रेन, ये जांचें अर्जेंट करानी चाहिए, जिसकी रिपोर्ट जितना जल्दी मिल सके उतना अच्छा है। उसके साथ उसमें हिस्ट्री देखना चाहिए कि हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी तो नहीं है, पेशेंट को फिट तो नहीं आता था, पेशेंट को कोई हेड इंजरी तो नहीं हुई थी, चोट तो नहीं लगी थी, माइग्रेन की पेशेंट तो नहीं रहे हैं, कोई दवा तो नहीं ले रहे जिनको स्टॉप कर रखा हो, और किसी तरह का नशा तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल इत्यादि जांचें करा लेनी चाहिए। इन जांचों का उद्देश्य मुख्य रूप से ऐसी बीमारियों को एक्सक्लूड करना है जो स्ट्रोक मिमिक के नाम से जानी जाती है। अभी स्ट्रोक मिमिक क्या होता है? कुछ बीमारियों के लक्षण लकवा से मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन उनका इलाज तुरंत संभव हो जाता है या कम इलाज से ही वो मरीज ठीक हो जाते हैं। ऐसी बीमारियों को स्ट्रोक मिमिक का नाम दिया गया है, जिसमें वो स्ट्रोक जैसे दिखते तो हैं लेकिन स्ट्रोक रहते नहीं। तो इन कारणों में से मुख्य रूप से पहला है हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, फिर एपिलेप्सी, झटके आने, उसके बाद टॉर्स पैरालिसिस, उसके बाद माइग्रेनस न्यूरैल्जिया, माइग्रेन की न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो जाती है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य बीमारियां हैं जैसे बेल्स पैल्सी, फिर TIA, एक ट्रांजिएंट TIA को कुछ लोग मिनी स्ट्रोक भी बोलते हैं, लेकिन TIA भी बहुत कुछ होने के बाद तुरंत ठीक हो जाता है, इसलिए स्ट्रोक मिमिक के रूप में भी इसको माना जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य बीमारियां जैसे ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, इनकेफ्लाइटिस, मेनिंजाइटिस, जो ब्रेन से मिलती हुई जुलती बीमारियां हैं, इनकेफ्लोपैथी, तो इनकेफ्लोपैथी के अन्य कारण लीवर की वजह से, यूरीमिया की वजह से, ये सभी बीमारियां, इनमें पेशेंट सेमी कॉन्शियस अनकॉन्शियस होकर आता है और लकवा जैसे दिखाई देता है। तो इन बीमारियों को स्ट्रोक मिमिक कहते हैं और इनका इलाज करते हैं से ये बीमारियाँ ठीक होने के बाद लकवा पूर्ण रूप में ठीक हो जाता है। जबकि जो सही लकवा रहता है उसमें या तो
इन्फाक्ट होगा या हेमरेज होगा, दोनों ही बीमारियां लंबे समय तक में रिकवर होती हैं, जिसमें हेमरेज तो अत्यधिक सीरियस होता है और इन्फाक्ट भी यदि बड़ा इन्फाक्ट रहा तो काफ़ी सीरियस होता है। स्मॉल इन्फाक्ट्स रिकवर हो जाते हैं, लेकिन यदि इन्फाक्ट्स वाले मरीजों में थ्रोम्बोलिसिस कर दी जाए, अर्जेंट थ्रोम्बोलिसिस जो 4 घंटे के अंदर की जाती है, यदि इसकी व्यवस्था हो जाती है और मरीज को थ्रोम्बोलाइज कर देते हैं, जो टिनिक्टाप्लेज से करते हैं, तो उसको आईवी दवा दे देने के बाद तुरंत रिकवरी के चांसेस 24 आवर्स के अंदर रिकवरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। 60-70%, 80% मरीज यदि टाइमली थ्रोम्बोलिसिस पा जाते हैं तो वो रिकवर हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लकवा का मरीज तुरंत ठीक हो जाता है, जो अदरवाइज उसको सालों लग जाने, ठीक होंगे भी नहीं भी होंगे इसकी गारंटी नहीं। तो ऐसे ग्रुप को सेलेक्ट करना रहता है जो थ्रोम्बोलिसिस के लिए फिट केस हैं, और ये भी देखना है कि साथ साथ कि कहीं इसको ऐसा तो नहीं कि स्ट्रोक ना हो, अपन इस इंजेक्शन को दिए दे रहे हैं। तो इसके लिए वो जांचें आवश्यक है जिससे हम स्ट्रोक मिमिक को हटा सकें और थ्रोम्बोलिसिस वाले केसेस को जल्दी से जल्दी इंजेक्शन दे सकें, जिससे मरीज़ रिकवर हो सके। इसके अलावा थ्रोम्बोलिसिस के अलावा जो अन्य ट्रीटमेंट है उसमें से विटामिन के इंजेक्शन, मैनिटाल के इंजेक्शंस, एंटीबायोटिक यदि रिक्वायर्ड है तो, इन्फेक्शन है तो, उसके अलावा एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट, एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट, एंटी कोलेस्ट्रॉल ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन, ब्लड शुगर करेक्शन, ये इस टाइप के। हार्ट में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है, ब्लॉक वगैरह आ रहा है, उसकी वजह से भी कई बार सिनकोपल अटैक आने से स्ट्रोक मिमिक जैसी स्थिति बनती है। यदि ऐसे कोई हार्ट के चेंजेस दिख रहे हैं तो उसका भी ट्रीटमेंट, एंटीसीमिक ट्रीटमेंट, एरिथमिया ट्रीटमेंट, तो इस तरह से उस लकवा के मरीज को मेडिकेशन दी जाती है। उसके अतिरिक्त फिर उसकी प्रॉपर फीडिंग, डाइजेस्टिव इंट्यूबेशन, देन कैथेटराइजेशन, फीडिंग, देन फिजियोथेरेपी पार्ट, जहाँ का भी लकवा है उसका एक्टिव एक्सरसाइजेज, पैसिव एक्सरसाइजेज। यूजुअली मसाज को अवॉइड करते हैं और पैसिव एक्सरसाइज और एक्टिव एक्सरसाइजेज की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है।